नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और करुणा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लेह से है। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक ने 15 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा है। सोनम वांगचुक ने युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक और इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन लेह में आज हिंसक हो गया। किस तरह से छात्रों का हंगामा हुआ, गाड़ियों में आगजनी हुई, उसकी तस्वीरें सामने आई। और लेह में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान सड़कों पर किस तरह के हालात बन गए, दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे लेह की सड़कों पर खड़ी सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी गई। गनीमत रही कि समय रहते इस गाड़ी से सुरक्षाकर्मी बाहर निकल गए। सड़कों पर आप जहां नजर घुमाएंगे आपको आग और धुआं ही नजर आएगा। प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी आंदोलन कर रही है। इस दौरान उपद्रवियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। देखिए कैसे उपद्रवियों ने अचानक पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। खबर है कि पत्थरबाजी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और सड़कों पर जमकर हंगामा होने लगा। तो इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब आपको लेह में बीजेपी दफ्तर का हाल दिखाते हैं, जहां घुसकर उपद्रवियों ने खूब बवाल किया है। देखिए कैसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लेह के बीजेपी ऑफिस में घुस गए और वहां लगे पार्टी के झंडे को उखाड़कर फेंकने लगे। बीजेपी दफ्तर की छत पर कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग अनसुनी कर रही थी। लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय पहले ही बातचीत शुरू कर चुका है। वांगचुक समर्थकों से गृह मंत्रालय की बातचीत भी हुई थी। नई दिल्ली में 6 अक्टूबर को अगली बैठक होनी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 6 अक्टूबर तक रुकने को तैयार नहीं थे और अपनी मांगों पर तुरंत फैसले की मांग कर रहे थे। इस बीच लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर कल कारगिल में भी बंद का ऐलान किया गया है। कारगिल आयोजन समिति का कहना है कि कारगिल बंद लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने और नई दिल्ली को एक कड़ा संदेश देने के लिए किया जाएगा। आज के हंगामे को देखते हुए लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक व्यस्त सड़क के धंसने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। देखिए, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। सड़क तेजी से नीचे धंस रही है। देखते ही देखते एक बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क कई मीटर नीचे धंस गई तो सड़क बीचों बीच कई मीटर चौड़ी खाई बन गई। मंजर डराने वाला है। सड़क धंसने की खौफनाक तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हैं। अचानक सड़क धंसने से भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पाइप फटने के बाद सड़क धरती में समाती चली गई। इस घटना की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अचानक से ही सड़क धंसने लगती है। इस दौरान बिजली के पोल देखते ही देखते धंस जाते हैं। बताया जा रहा है कि पाइप फटने की वजह से ये हादसा हुआ। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी देखी गई। दरअसल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सुपर तूफान रागासा ने जबरदस्त तबाही मचाई है। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। ट्रैफिक रुक गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। थाईलैंड सरकार ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। सेना को भी राहत अभियान में लगाया गया है। बावजूद इसके हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ताइवान में तूफान के चलते 14 लोगों की मौत हो गई। सैलाब की चपेट में आकर 18 लोग अभी भी लापता हैं। रागासा तूफान के बाद ताइवान की सड़कों पर सैलाब आ गया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि घरों की पहली मंजिल पानी में पूरी तरह डूब गई। सड़कों पर मौजूद गाड़ियां पानी के साथ बहती नजर आईं। तूफान के चलते हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी लापता हैं।
रगासा तूफान के समय 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार से हवाएं चलती रहीं, जिसने परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तूफान के बीच पूर्वी हुआलियन काउंटी में बनी एक झील अचानक फट गई, जिसकी वजह से सड़कों पर कैसे हालात बन गए आप खुद ही देखिए। गाड़ियां और सामान पानी के साथ बहता दिखा। हालात उस वक्त ज्यादा बिगड़ गए जब ऊपरी मटियान क्रीक पर बनी दशकों पुरानी झील तेज बारिश के दबाव से टूट गई। ये झील पहले हुए लैंडस्लाइड के चलती बनी थी। पानी का तेज बहाव एक पुल को भी बहा कर ले गया और रिहायशी इलाकों को पानी कर दिया। स्कूल और एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तटीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी है। और ताइवान में तबाही मचाने वाले रागासा तूफान ने चीन में भी तबाही मचाई। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। तूफान रगासा ने चीन के हांगकांग में भी हाहाकार मचा दिया। देखिए कैसे पानी होटल्स के शीशे तोड़ते हुए अंदर घुस गया। एक साथ पानी होटल में चारों ओर से घुसने लगा और पानी की चपेट में आकर वहां मौजूद लोग भी बहने लगे। तूफान के समय हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े पेड़ हवाओं की चपेट में आकर उखड़ गए। समुद्र में पानी की स्तर बढ़ने लगा और तेज हवाओं के चलते ऐसी हलचल हुई कि वहां मौजूद जहाज तेजी से हिलने लगे। कई निर्माणाधीन इमारतों को भी तूफान के चलते नुकसान पहुंचा। देखिए कैसे इस निर्माणाधीन इमारत का बड़ा हिस्सा तेज बारिश और हवाओं की चपेट में आकर ढहने लगा। हांगकांग के मकाओ में भी सुपर तूफान रगासा के चलते कहर देर रात से जोरदार बारिश शुरू हो गई। रगासा तूफान दक्षिणी चीन के तटीय क्षेत्र में बढ़ रहा है। हजारों लोगों को अपने घरों को खाली कराना पड़ा। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशांत महासागर में उठा चक्रवाती तूफान रगासा 5 देशों में भयंकर तबाही मचा रहा है। तूफान की चपेट में ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस और चीन आ चुके हैं। ताइवान से पहले चक्रवाती तूफान रगासा फिलीपींस के उत्तरी लुजोन में कगायान प्रांत से टकराया था, जहां तूफान टकराने के बाद तबाही मच गई थी। खबर दिल्ली से है, जहां बसंत कुंज में नामी आश्रम में 32 से ज्यादा लड़कियों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इस मामले में 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाए हैं। अब इस मामले की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छुआ, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल की तफ्तीश में अब कई जानकारी सामने आई है। बाबा की अश्लील चैट्स का कंटेंट अब पीड़ित लड़कियों के मोबाइलों से मिला है। इंस्टीट्यूट का संचालक चैतन्यानंद पिछले 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है। अभियुक्त पर लगातार लड़कियों से छेड़खानी के आरोप लगे। अभियुक्त की चैट से पर्दाफाश भी हुआ है कि उसने लड़कियों को विदेशी ट्रिप का झांसा दिया तो फेल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी हुई। चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो एग्जाम में उनके नंबर काटने और फेल करने की धमकी देता था। यूएन में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर भी यौन शोषण की कोशिश की गई। यही नहीं, बाबा के साथ स्टाफ में 3 वार्डन भी आरोपों के घेरे में हैं। ये महिलाएं पीड़ित लड़कियों को धमकाती थी और उनके फोन से चैट डिलीट करवाती थी। तफ्तीश में पता चला है कि अभियुक्त चैतन्यानंद अपनी वॉल्वो गाड़ी में कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट इस्तेमाल करता था। उसकी गाड़ी से कई नंबर प्लेट भी मिली है। अभियुक्त चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक 5 संगीन केस दर्ज है। तो दिल्ली के नामी आश्रम में चल रहे इंस्टीट्यूट में छात्राओं के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। अभियुक्त स्वामी चैतन्यानंद शारदा इंस्टीट्यूट और मठ के साथ 12 साल से जुड़ा हुआ था। आप देखिए पूरा अपडेट क्या है इस वक्त। पुलिस ने जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। तफ्तीश में 17 छात्राओं ने बताया कि फैकल्टी और आश्रम में काम करने वाली महिलाएं उन पर चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करने का दबाव बनाती थी। ये अभियुक्त महिलाएं इन छात्राओं को रुपए और अच्छे नंबर का लालच देकर चैतन्यानंद को खुश करने के लिए कहती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती शारदा इंस्टीट्यूट और मठ के साथ 12 साल से जुड़ा हुआ था। चैतन्यानंद छात्राओं को लालच भी देता था। वहीं शारदा इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त को हुई शिकायत के बाद कॉलेज की सिक्योरिटी को चेंज किया है। बसंत कुंज का यही वो आश्रम है जहां पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट चलता था और यहीं पर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो संचालक था उसने लड़कियों के साथ में जो स्टूडेंट्स थी उनके साथ व्यवहार किया। और इसमें बात ये है कि खुद जो मैनेजमेंट है उसी ने शिकायत की थी और पुलिस को सूचित किया था 4 अगस्त को, जिसके बाद उसके खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है। महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च हुआ है। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने का वादा किया गया है। आबादी के अनुपात में आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, ये वादा किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। नियुक्ति में नॉट फाउंड सूटेबल की अवधारणा अवैध होगी। आज हम यहाँ क्यों आए?
क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं, एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी, जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा, जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। और बिहार की राजधानी पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार कई मोर्चों पर फेल साबित हुई। तस्वीरें पटना में हुए कांग्रेस के महामंथन की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भविष्य की रणनीति बनाई। खड़गे ने कहा कि सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ये कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की कर्मस्थली रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। आज हमारी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई, तो आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस के मजबूत होने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। आता है तब इस तरह का कार्य लंबे समय तक यहाँ रहे, आज तक इस तरह के एक्टिविटी में ये कहीं बिहार को सम्मान नहीं दे सके, बिहार के लोगों के बीच कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग, सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है, वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा पुराना सहयोगी दल है। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में राष्ट्रीय जनता दल की अहम भूमिका है, और राष्ट्रीय जनता दल धरातल पर जमीनी हकीकत ये है कि सबसे बड़े दल के रूप में है, सबसे बड़ी ताकत आरजेडी की है। इस बात को कौन इनकार कर सकता है।
तो कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखला रही है ना। कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ मजबूत होती है तो गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर भी बीजेपी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के जिलाध्यक्ष शामिल हुए तो पार्टी के 26 संगठनों ने भी चुनावी रणनीति पर मंथन किया। रुपेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिलावार कोर कमेटी की बैठक चल रही है और यह बैठक चल रही है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी के आवास पर। यहाँ 26 जो संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके तमाम नेता और जिलाध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया है। ना सिर्फ सीट बल्कि यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन पर भी बात होगी। दिल्ली से लेकर के और पटना तक, दिल्ली के नेता पटना पहुँचे हैं, पटना के नेता दिल्ली गए हैं और यहाँ पर भी बैठक हो रही है। देखिए, ये बैठक संगठनात्मक बैठक है, संगठन के लोगों को बुलाया गया है। ये संगठन के लोगों से राय विचार, जैसे जिला महामंत्री है, जिला अध्यक्ष है, उन लोगों को बुलाकर वहाँ का राय फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी फीडबैक लेती है। ये पार्टी हम लोग की जो है जमीन स्तर की पार्टी है, हवाई पार्टी नहीं है। हवाई पार्टी नहीं है। संतोष रंजन जी हैं। संतोष जी, दिल्ली के नेता पटना पहुँचे हैं, पटना के नेता दिल्ली पहुँचे हैं, बैठकों का धुआंधार दौर जारी है। ये स्वाभाविक है, 2025 का महापर्व आ गया है, तो अगर इसमें बैठक नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे पाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर सीमांचल क्षेत्र में पहुंचे हैं। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर कई मुद्दों पर ओवैसी ने TV9 संवाददाता कुमार कुंदन से बात की। आज आरजेडी के लोगों ने वहां बोला है कि एक बार फिर से ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल के इलाके में। एक बात सुनिए, किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं और तुम हमसे कह रहे हो हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल हम अपने लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। आपने जिस किसी को बनाया उसको आपने जुम्मन बनाया और जिस किसी को आपने कामयाब भी किया वो मुसलमानों का सीमांचल की बात नहीं करता, सिर्फ आपकी वाह करता है, समझे ना? तो हम उसके लिए आए हैं, हम अपनी जाती मफाद के लिए कहाँ हैं। अभी भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आरजेडी का कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं तो। देखिए, एक बात सुनिए, मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है, उनको भी 2 कदम चलना है। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। तो सीओ तो एक तरफ सियासी बात है, आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, हमको कोई फिक्र नहीं है, हम अपना काम करेंगे। और खबर बिहार के सासाराम से है, जहां आज सीएम नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम से पहले ही जेडीयू कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। सासाराम में सीएम नीतीश के कार्यकर्ता संवाद से पहले हंगामा हो गया। अगर इस तरह से हरकत करना है, यहाँ आप लोग की जगह नहीं है। इस तरह से आप लोग करगहर निवासी पूर्व आईएएस दिनेश राय और पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। आप लोग अनुशासन का परिचय दीजिए। दोनों गुटों के बीच खूब धक्का मुक्की और गाली गलौज हुई। बताया जाता है कि संवाद कार्यक्रम में अंदर जाने को लेकर दोनों गुटों में धक्का मुक्की हुई। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के बीच गुत्थम गुत्थी हो रही है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले में दखल दी, दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके बाद मामला जैसे तैसे शांत हो पाया। बता दें कि इस हंगामे के समय सीएम नीतीश प्रोग्राम में नहीं आए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड की महिलाओं की मेहनत और कला की तारीफ की। उन्होंने इस दौरान बांस की टोकरी भी बनाई। टोकरी बनाने की कला सीखी, टोकरी को बुना और फिर टोकरी को तराशा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वायनाड में एक खास अंदाज दिखा। दरअसल प्रियंका गांधी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अब उन्होंने इस दौरे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वे वन दुर्गा बाम्बू प्रोडक्ट्स का काम करने वाली सरस्वती से मुलाकात करती दिखाई दे रही हैं। सरस्वती ने प्रियंका गांधी को अपनी कला से परिचित कराया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बांस की टोकरी बनाने की कला भी सीखी और सरस्वती की बेटी के साथ वीडियो कॉल पर भी बात की। प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात को यादगार बताया और इन महिलाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वायनाड की महिलाएं बहुत मेहनती हैं।
प्रियंका गांधी ने लिखा कि सरस्वती टोकरी बनाकर अपनी आजीविका चलाती हैं। ये कला उन्होंने अपनी मां से सीखी। वे अपनी सास के साथ नूल पुज्झा में वन दुर्गा बाम्बू प्रोडक्ट्स चलाती हैं। उनसे मिलना, टोकरी बनाना सीखना और उनकी BS पास बेटी से वीडियो चैट करना खास अनुभव था। 23 महीने के बाद कल जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर खुलकर बोलने से आज बचते नजर आए। BSP में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि हमारा चरित्र ऐसा नहीं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है ना पहुंचा ना कहीं बयान सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत है सर? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का। और मैं आपसे ईमाना हूँ कहता हूँ कि वो नंबर भी मैं भूल गया। बीएसपी की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज़ भी है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। रेलवे के करीब 11 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तीसरा फैसला आज लिया गया। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद शख्स की जान बच गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए कैसे ये शख्स मिट्टी और मलबे में दबा है। सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। शरीर में हलचल तो हो रही है लेकिन निकालना मुश्किल हो रहा है। वहीं कई लोग काफी तेजी में मिट्टी और मलबा हटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि किसी बड़ी चीज से खुदाई नहीं कर सकते। ऐसे में चुनौती काफी बड़ी थी, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिली और शख्स को मिट्टी के मलबे से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि मिट्टी में दबे शख्स को काफी चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी के डींग कलाल इलाके में सड़क निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक शख्स पर पहाड़ से मिट्टी भर कर गिर गई, जिसके नीचे ये शख्स दब गया और इसकी जान पर आ पड़ी। वहीं हादसे के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मजदूरों की सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आखिर ऐसे हादसे के वक्त सावधानियां क्यों नहीं बरती जाती? कोलकाता की एक इमारत के बेसमेंट में 8 फीट पानी भरा है। इस पानी में 8 गाड़ियां समा गई हैं। रविशंकर दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के सड़कों पे अगर पानी कम भी हुआ है तो कोलकाता के जो ऊंचे बिल्डिंग्स है उनकी गैरेज की क्या हालत है आपको एक बार दिखाते हैं। जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से ये जो गाड़ी है निकाला गया है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है 5 से 10 गाड़ी जो है अंदर है। आप देख सकते हैं जिस एलिवेशन पे मैं खड़ा हूं और जहां के पानी लेवल है इसका 8 फुट नीचे गैरेज है। आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अपना कैमरामैन को मैं कहूँगा सावधानी से दिखाइए। देखिए कहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे ठीक ये जो दीवार है इसका नीचे एक गाड़ी है। आप देखिए फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे लगा हुआ है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगा है तो उसके नीचे कितना पानी आ सकता है आप समझ सकते हैं। मैं बार बार ये एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक 8-10 फुट की गैरेज में 7-8 फुट पानी भर जाता है तो समझिए कोलकाता में कितना बारिश हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना नदी में उफान आ जाने से खेत जलमग्न हो गए हैं तो रास्ते भी जलभराव की चपेट में हैं। इससे लंबा जाम लग गया है। आप देखिए।
चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर लंबा जाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं, जहां बारिश के बाद सेना नदी उफान पर है। आलम यह है कि नदी का पानी खेतों को तालाब में तब्दील कर चुका है। इतना ही नहीं, सड़कें भी पानी से लबालब हो गई हैं, जिसके चलते लंबा जाम लग गया है और लोग परेशान हो गए हैं। सोलापुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। सेना और प्रशासन की टीम मिलकर राहत कार्य में जुटी है। रेस्क्यू टीम पानी में फंसे लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचा रही है। अलग अलग इलाकों से फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। दारफल गांव में 8 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और करीब 20 लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। तो मुंगसे गांव में 14 लोग अभी भी बाढ़ में घिरे हैं। वाघाव में तो 90 लोग पानी में फंसे हुए हैं। पुल पर पानी आ जाने के कारण सोलापुर और बीजापुर जाने वाली सभी गाड़ियां रोक दी गई हैं। वहीं खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले में लोन व राटू अभियान के तहत आज कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को हिंसा की राह छोड़कर मुख्य धारा में वापस लाने की मुहिम छेड़ी गई है। लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले ये सभी नक्सली कई घटनाओं में शामिल थे। अब इन लोगों को कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही समर्पण करने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत दैनिक उपयोगी वस्तुएं प्रदान की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में लाल आतंक घुटने टेकने लगा है। लगातार सुरक्षा बलों के जवानों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन से घबराए और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। मुंबई में बजरंग दल ने आई लव महाकाल का कैंपेन शुरू किया है। आज भी आई लव महाकाल अभियान चलाया गया। मुंबई से शुभम पांडे की इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत में अब हिंदू समाज जाग गया है, देश का युवा जाग गया है और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। आपको लगता है जानबूझ के किया गया ये ट्रेंड बना दिया है, अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है और जगह जगह जितनी मस्जिदें उसके बाहर लगा ये जानबूझ कर ही है, ये जानबूझ कर ही है, ये षड्यंत्र है। ये क्या दंगा प्रसाद कराने का इनका प्लान है, मगर ये हम लोग है ना उनको सक्सेस होने नहीं देंगे। ये हमारा हर हर महादेव। बिल्कुल, देखिए हर हर महादेव के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और साफ तौर पर आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के जो कैंपेन की शुरुआत जो है अब होते हुए दिखाई दे रही है। देखना होगा मामला जाकर कहां पर खत्म होता है और तस्वीर भी देखिए किस तरीके से ये मोहम्मद का देश नहीं, ये महादेव का देश है और यही नारे यहां पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब से सोशल मीडिया पर या हम कहें कि देश में जो ट्रेंड है वो शुरू हो रहा है, हर हर महादेव यानी आई लव महादेव। देश की आर्थिक सेहत की पहचान का एक संकेत कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ है। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच भारत की कोर इंडस्ट्री ने अगस्त में शानदार प्रदर्शन किया है। ये पिछले 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश का असर है कि अगस्त में कोर सेक्टर में पिछले 13 महीने में सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल की। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कोर सेक्टर का ये प्रदर्शन आने वाली तिमाहियों में औद्योगिक उत्पादन और जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है। अगस्त 2025 में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6.3% रही। जुलाई में ये 3.7% थी। 8 कोर सेक्टर हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मांग के चलते अगस्त में स्टील के उत्पादन में 14.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जुलाई में गिरने के बाद अगस्त में कोयले का उत्पादन 11.4% बढ़ गया। इस दौरान सीमेंट के उत्पादन में 6.1% की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग और घरेलू मांग के चलते बिजली उत्पादन में 3.1% की वृद्धि हुई। जुलाई में गिरावट के बाद अगस्त में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ में 3% की बढ़ोतरी हुई। रासायनिक खाद का उत्पादन भी बढ़ा है। इंफ्रा पर सरकार के जोर और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के चलते आने वाले महीनों में भी कोर सेक्टर की ग्रोथ पॉजिटिव रहने की उम्मीद है।